नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी का मुक्ता लगाए सांसदों का इंटरव्यू लिया। पूछा, आपकी पार्टनरशिप कब से चल रही है? सांसद बोले, सालों से, सब मिलकर करेंगे। जी हां दोस्तों, संसद में सोमवार को राहुल गांधी रिपोर्टर के रोल में दिखे। विपक्ष के दो सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुक्ता लगाया हुआ था और राहुल गांधी से बातचीत कर रहे थे। राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के संबंध में अमित शाह की भूमिका और संसद न चलने पर करीब 8 सवाल किए। कांग्रेस ने 1.19 मिनट की बातचीत का वीडियो भी शेयर किया है। सांसद मणिकम टैगोर ने गौतम अडानी का और शिवाजी राव अड्डल राव पाटिल ने प्रधानमंत्री मोदी का मुक्ता पहना हुआ था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली को हरियाणा महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे, विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल ने भरी हुंकार। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा है कि वो दिल्ली को हरियाणा और महाराष्ट्र नहीं बनने देंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और चुनाव आयोग के बीच परस्पर सहयोग से आम आदमी पार्टी को हराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस मकसद को पूरा करने के लिए बड़ी तादाद में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाने की चल रही कोशिशों का केजरीवाल ने खुलासा किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल का यह सबसे आक्रामक हमला माना जा रहा है, जो न सिर्फ बीजेपी पर है बल्कि चुनाव आयोग पर भी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। संजय मल्होत्रा होंगे आरबीआई के नए गवर्नर, 11 दिसंबर को पदभार संभालेंगे। 6 साल से गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। जी हां दोस्तों, सरकार ने रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया है। वे आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे और मौजूदा गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। दरअसल दोस्तों, दास का 10 सितंबर 2024 को कार्यकाल पूरा हो रहा है। 11 दिसंबर से मल्होत्रा गवर्नर का पद संभालेंगे। कैबिनेट ने आज 9 दिसंबर को संजय मल्होत्रा के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है। शक्तिकांत दास 12 दिसंबर 2018 को गवर्नर बनाए गए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। धनखड़ को हटाने के लिए राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष, 70 सांसदों का समर्थन। दिग्विजय सिंह बोले, इतना पक्षपाती सभापति आज तक नहीं देखा। जी हां दोस्तों, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी पार्टियां अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। 70 विपक्षी सांसदों ने प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं। इनमें इंडिया गठबंधन में शामिल सपा, टीएमसी और आम आदमी पार्टी शामिल है। हालांकि विपक्ष के प्रदर्शन में सपा और टीएमसी शामिल नहीं हुए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अगस्त में भी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच टकराव हुआ था। तब विपक्षी पार्टियों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए जरूरी 20 सांसदों का समर्थन जुटा लिया था। हालांकि बाद में मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। संसद के बाहर कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कभी इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा है। वे सत्ता पक्ष के सांसदों को नियम के विपरीत बोलने की छूट देते हैं, जबकि विपक्षी सांसदों को चुप कराते रहते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी बोली, आप कब्जा करेंगे और हम बैठकर लॉलीपॉप खाएंगे। बांग्लादेशी नेताओं ने कहा था, बंगाल, बिहार और ओडिशा पर बांग्लादेश का अधिकार है। जी हां दोस्तों, ममता बनर्जी ने सोमवार को बांग्लादेशी नेताओं के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश का बंगाल, बिहार और ओडिशा पर अधिकार है। ममता ने कहा कि आपको क्या लगता है, आप हमारी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग लॉलीपॉप खाते रहेंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा को संबोधित करते हुए लोगों से अपील की कि वे बांग्लादेश में दिए जा रहे बयानों से परेशान न हो। उन्होंने जनता को यकीन दिलाया कि पश्चिम बंगाल हमेशा केंद्र के फैसले का समर्थन करेगा। ममता बनर्जी ने लोगों से कहा कि शांत रहें, स्वस्थ रहें और मन की शांति बनाए रखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। जयपुर में प्रधानमंत्री मोदी बोले, राजस्थानियों का दिल बहुत बड़ा है। राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान राइजिंग तो है ही, रिलायबल भी है। राजस्थान रिसेप्टिव भी है। समय के साथ खुद को रिफाइन करना भी जानता है। चुनौतियों से टकराने का नाम राजस्थान है। नए अवसर बनाने का नाम है राजस्थान। दरअसल दोस्तों, राजस्थान के इस आर फैक्टर में एक और नाम जुड़ गया है। राजस्थान के लोगों ने भारी बहुमत से रेस्पॉन्सिव रिफॉर्म सरकार बनाई है। जिस तरह राजस्थान का क्षेत्रफल बड़ा है, उसी तरह यहाँ के लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है। ये सब बातें प्रधानमंत्री मोदी ने कही। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी सोमवार सुबह करीब 10:10 पर जयपुर पहुंचे। यहां सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किया। दोपहर करीब 12:30 बजे तक मोदी कार्यक्रम में रहे। इसके बाद जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे और हरियाणा के लिए रवाना हो गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट हो गई जारी। 17 विधायकों के टिकट काटे। मनीष सिसोदिया पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से लड़ेंगे, उनकी सीट अवध ओझा को दी।
जी हां दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने सोमवार को 20 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इनमें 17 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं। 3 प्रत्याशियों की सीट बदली गई है। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। पहले वे पटपड़गंज से चुनाव लड़ते थे। आम आदमी पार्टी ने यूपीएससी टीचर अवध ओझा को पटपड़गंज से उतारा है। ओझा ने 2 दिसंबर को ही पार्टी ज्वाइन की थी। वहीं दोस्तों, चर्चित चेहरे में आम आदमी पार्टी ने तिमारपुर से मौजूदा विधायक दिलीप पांडे का टिकट काट दिया है। उनकी जगह 2 दिन पहले भाजपा से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को उम्मीदवार बनाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। वन नेशन वन इलेक्शन होकर रहेगा, सरकार इसी सत्र में बिल पेश करने को है तैयार। जी दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन होकर रहेगा, सरकार इसी पार्लियामेंट सेशन में बिल पेश करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बिल पर चर्चा भले ही न हो, सरकार इसे लाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। यह भी पता चला है कि सरकार जब भी विधेयक लेकर आएगी तो व्यापक परामर्श के लिए इसे जेपीसी के पास भेज सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार यह भी सुझाव दे सकती है कि विधेयक पर विस्तार से चर्चा की जाए और सभी विधानसभाओं को चर्चा में भाग लेने के लिए कहा जाए। सरकार को अभी इस पर निर्णय लेना है कि यह एक व्यापक विधेयक होगा या कई विधेयक जिसमें संवैधानिक संशोधन का सुझाव भी शामिल होगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु पर एक और मामला हुआ दर्ज, समर्थकों पर भी हमला करने का आरोप लगा। बांग्लादेशी फॉरेन एडवाइजर से मिले भारतीय विदेश सचिव। जी दोस्तों, बांग्लादेश के चटगांव में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय प्रभु और उनके समर्थकों पर कोर्ट परिसर के भीतर झड़प को लेकर केस दर्ज किया गया है। ढाका ट्रिब्यूनल के मुताबिक 26 नवंबर को कोर्ट से वापस लौटते वक्त चिन्मय कृष्णदास के समर्थकों ने इस्लामी वकालत संगठन हिजाफत इस्लाम बांग्लादेश के कार्यकर्ता इनामुल हक समेत अन्य लोगों पर हमला कर दिया था। हक की शिकायत पर दर्ज किए गए केस में चिन्मय प्रभु को मुख्य आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा 164 नामजद और लगभग 500 अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली के 40 स्कूलों में बम की धमकी, मेल भेजकर मांगे $30,000। डॉग बम स्क्वाड तलाशी में जुटे, बच्चों को घर भेजा गया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के लगभग 40 स्कूलों को सोमवार सुबह ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें मदर मेरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल शामिल है। एहतियात के तौर पर सभी स्कूलों के बच्चों को वापस घर भेज दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि बम ब्लास्ट करने की धमकी DPSR के पुरम को सुबह 7:06 पर और GD गोयंका पश्चिम विहार को सुबह 6:15 पर, जबकि कुछ स्कूलों को कल रात मिली थी। इसके बाद पुलिस, डॉग स्क्वाड, सर्चिंग स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीमें वहां भेजी गई। हालांकि तलाशी में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने पानीपत में बीमा सखी स्कीम को लॉन्च किया। बोले, MSP पर फसलें खरीद रहे हरियाणा ने अपना लिया है एक है तो सेफे का मंत्र। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की बीमा सखी योजना लॉन्च की, जिसमें बीमा सखी बनाने वाली 18 से 70 साल तक की महिलाओं को हर महीने 5 से 7,000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने रिमोट से बटन दबाकर करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी के मुख्य परिसर का भी शिलान्यास किया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं हरियाणा के देशभक्त लोगों को राम राम करता हूं, जिन्होंने एक है तो सेफे के मंत्र को अपनाकर उदाहरण पेश किया। उन्होंने राज्य में लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनाने पर भी धन्यवाद दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीरिया छोड़ भागे असद को पुतिन ने दी पनाह। तुर्की ये 6 महीने पहले से जानता था विद्रोही तख्ता पलट करेंगे। भारत बोला, हालात पर हमारी नजर। जी हां दोस्तों, सीरिया में विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति बशर अल सैयद देश छोड़कर रूस भाग गए हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने असद और उसके परिवार को राजनीतिक शरण दी है, जबकि अमेरिका ने सीरिया में असद सरकार के पतन का स्वागत किया है। रूस के राष्ट्रपति आवास के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने जानकारी दी है कि सीरिया के राष्ट्रपति को शरण देना पुतिन का निजी फैसला था। पेस्कोव ने कहा कि वह यह जानकारी नहीं देंगे कि असद को कहां ठहराया गया है। वहीं दोस्तों, न्यूज एजेंसी राइटर्स ने दावा किया है कि विद्रोहियों ने 6 महीने पहले ही तुर्कियों को यह जानकारी दे दी थी कि वे असद का तख्ता पलट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वक्फ का समंदर किनारे 404 एकड़ जमीन पर दावा। 610 हिंदू ईसाई परिवारों ने यहां खरीदी है जमीन। बोले, नया कानून बना तो ही बचेंगे। जी हां दोस्तों, केरल के अर्नाकुलम जिले में कोची से 38 किलोमीटर दूर अरब सागर के किनारे स्थित मुनम्बम में यह दर्द 1-2 लोगों का नहीं बल्कि 610 परिवारों का है। इनमें 510 ईसाई और 100 हिंदू परिवार हैं। ये लोग मुनम्बम प्रॉपर्टी नाम से मशहूर 404 एकड़ जमीन के लिए करीब 60 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों के मुताबिक उन्होंने फारूक कॉलेज मैनेजमेंट से यह जमीन खरीदी थी। 2019 में वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन वक्फ संपत्ति के तौर पर रजिस्टर कर ली। अब वह सरकार से लोगों को बेदखल करने की मांग कर रहा है। पिछले 2 साल से वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुनम्बम में विरोध प्रदर्शन जारी है। बीते 2 महीने के दौरान विवाद तेज हो गया। वजह है केंद्र सरकार का वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024, जिसके अगले साल बजट सत्र में पास होने की संभावना है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डायरेक्टर अली अब्बास जफर को लगा तगड़ा झटका, मुंबई सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, वासु भगनानी ने दर्ज कराई थी एफआईआर। जी हां दोस्तों, मुंबई सेशन कोर्ट से डायरेक्टर अली अब्बास जफर को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने वासु भगनानी की ओर से दायर की गई धोखाधड़ी की एफआईआर को चुनौती दी थी। कोर्ट का कहना है कि एफआईआर मुंबई के बांद्रा कोर्ट के आदेश पर दायर की गई थी, इसलिए अली जफर और अन्य की चुनौती अब मान्य नहीं है। दरअसल दोस्तों यह मामला 2024 की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से जुड़ा हुआ है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पुष्पा 2 के हिंदी वर्जन में रविवार को बनाया रिकॉर्ड, एक ही दिन में कमाई 86 करोड़, दुनिया भर में 800 करोड़ का आंकड़ा भी पार किया। जी हां दोस्तों, अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 कमाई के मामले में सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है। हिंदी वर्जन में फिल्म ने सिर्फ रविवार को 86 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर डाला। वहीं अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 529.45 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। दोस्तों इंडस्ट्री ट्रैकर सेक्निकल के मुताबिक फिल्म ने रिलीज के 4 दिनों में दुनिया भर में 800 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पुष्पा 2 ने पहले रविवार को 141.5 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसके साथ ही देश भर में 4 दिनों में फिल्म की कुल कमाई 529.45 करोड़ रुपए हो गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सिराज पर 20% मैच फीस का जुर्माना लगा, हेड को एक डीमेरिट पॉइंट मिला, एडिलेड टेस्ट में दोनों में हो गई थी बहस। जी हां दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑस्ट्रेलियाई बैटर ट्रेविस हेड को आईसीसी ने क्रिकेट आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है। आईसीसी ने दोनों प्लेयर्स को एक एक डीमेरिटिव पॉइंट दिया है। वहीं सिराज पर मैच फीस का 20% जुर्माना भी लगाया गया है। सिराज ने आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के आर्टिकल 2.5 का उल्लंघन किया। वहीं हेड को आर्टिकल 2.13 के तहत दोषी पाया गया। पिछले 24 महीनों में दोनों की पहली गलती थी, इसलिए किसी पर भी मैच का बैन नहीं लगा है। दोनों 14 दिसंबर से शुरू होने वाले ब्रिस्बेन टेस्ट में खेल सकते हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में 9 जगह पारा माइनस में, जोजिला में -20 डिग्री, हिमाचल में बर्फबारी। 14 दिसंबर से उत्तर भारत में तेज ठंड पड़ने के हैं आसार। जी हां दोस्तों, देश के कई हिस्सों में सामान्य ठंड के बीच जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया। सोमवार को जोजिला में टेम्परेचर -20 डिग्री, लेह में -12.8 डिग्री और गुलमर्ग में -9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पहलगाम का पारा -6.8 डिग्री, पुलवामा में -6.7 डिग्री रहा। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर में पेंडर में भी -7.5 डिग्री तापमान सबसे ठंडा रहा। हालांकि जम्मू शहर का तापमान 6.5 डिग्री रहा। यह हाल तब है जब चिल्लाई कला का पीरियड अभी शुरू नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत 21 दिसंबर से होगी। वहीं दोस्तों हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में रविवार शाम हल्की बर्फबारी हुई। दिसंबर का पहला हफ्ता बीतने के बाद भी हिमाचल के पहाड़ों से बर्फ नदारद थी। होटल संचालक यहां आए पर्यटकों के लिए आर्टिफिशियल बर्फबारी करा रहे थे। वहीं दोस्तों मैदानी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली के तापमान में 10 सितंबर से गिरावट आ सकती है। पारा गिरकर 3 डिग्री के आसपास रहने की उम्मीद है। इसके अलावा दोस्तों शीतलहर भी चल सकती है। 14 दिसंबर तक दिल्ली के साथ ही पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश समेत पूरे उत्तर भारत में तेज ठंड पड़ने का अनुमान जताया गया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 200 अंक गिरकर 81,508 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 58 अंक गिरा। बीएसई स्मॉल कैप में 262 अंक की तेजी। जी हां दोस्तों, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी कि 9 दिसंबर को सेंसेक्स 200 अंक की गिरावट के साथ 81,508 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी आज 58 अंक की गिरावट रही। ये 24,619 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों बीएसई स्मॉल कैप 262 अंकों की तेजी के साथ 57,313 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से आज 17 में गिरावट और 13 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 30 में गिरावट और 19 में तेजी देखने को मिली, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। एनएसई सेक्टोरल इंडेक्स में एमएफसीजी सेक्टर सबसे ज्यादा 2.22% की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहीं दोस्तों बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में विप्रो, लार्सन एंड टर्बो, एसबीआई लाइफ रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में टाटा कंज्यूमर, हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा मोटर्स रहे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। आज सोना महंगा हुआ, चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 505 रुपए बढ़कर 76,692 रुपए पर पहुंचा, जबकि चांदी 90,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने के दामों में आज यानी कि 9 दिसंबर को बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 505 रुपए बढ़कर 76,692 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने की कीमत 76,187 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। हालांकि दोस्तों चांदी के दाम में आज मामूली गिरावट रही। ये 20 रुपए गिरकर
91,800 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे पहले चांदी 90,820 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति पर ट्रैवल बैन लगाया गया। मार्शल लॉ लागू करने के कारण लगा प्रतिबंध। विपक्ष फिर महाभियोग प्रस्ताव की तैयारी में। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया में सोमवार को राष्ट्रपति यून सुक योल पर ट्रैवल बैन लगा दिया गया है। साउथ कोरिया के करप्शन इन्वेस्टिगेशन हेड ने बताया कि राष्ट्रपति पर यह बैन मार्शल लॉ लगाने के कारण लगाया गया है। राइटर्स के अनुसार साउथ कोरियाई पुलिस पिछले हफ्ते से ही मार्शल लॉ लागू करने की वजह से उनके खिलाफ विद्रोह के आरोपों की जांच के लिए ट्रैवल बैन पर विचार कर रही थी। यून सुक योल ने पिछले मंगलवार विपक्षी पार्टी पर नॉर्थ कोरिया से सांठगांठ करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बांग्लादेश में भारत के दूत मांगेंगे हिंदुओं पर हमले का जवाब। हसीना ने भी उगली आग। जी हां दोस्तों, विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश पहुंच गए हैं। अगस्त में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के अपदस्थ होने के बाद भारत की ओर से यह पहला उच्च स्तरीय दौरा है। अधिकारियों ने बताया कि मिस्री भारतीय वायुसेना के विमान से ढाका पहुंचे। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। मिस्री की यह यात्रा हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच हो रही है। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने यूनिस सरकार को फांसीवादी बताते हुए जमकर निंदा की और खुली जंग का ऐलान भी कर दिया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रंप अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकालने पर कायम। कहा, पैदा होते ही यूएस नागरिकता मिलने का अधिकार खत्म करूंगा। नाटो छोड़ने पर भी विचार। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से अपने एजेंडे का खुलासा किया है। ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका में रह रहे अवैध प्रवासियों को देश से बाहर करने का प्लान दोहरा दिया। साथ ही उन्होंने ड्रीमर्स अप्रवासी की सुरक्षा के लिए कदम उठाने की भी बात कही है। दोस्तों आपको बता दें, ड्रीमर्स अप्रवासी वे अप्रवासी हैं जो बचपन में अमेरिका आ गए थे और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। एनबीसी न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वो अपने ऑफिस के पहले दिन ही पैदा होते ही अमेरिकी नागरिकता मिलने का अधिकार खत्म कर देंगे। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के मुताबिक जो भी बच्चा अमेरिका में पैदा होता है उसे पैदा होते ही अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है, भले ही उसके माता पिता के पास किसी भी देश की नागरिकता ही क्यों ना हो। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अमेजन फ्लिपकार्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा सीसीआई। आयोग ने जांच में देरी की कोशिशें रोकने की अपील की। कंपनियों पर अविश्वास कानून के उल्लंघन का है आरोप। जी हाँ दोस्तों, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि सीसीआई ने सुप्रीम कोर्ट से ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट की जांच के लिए कानूनी चुनौतियों पर सुनवाई करने की मांग कर डाली। सीसीआई ने कहा है कि सैमसंग, वीवो और अन्य कंपनियां हाईकोर्ट की जांच को रोकने के उद्देश्य से अलग अलग कोर्ट में चुनौतियां पेश कर रही है। सीसीआई ने 3 दिसंबर को कोर्ट में फाइलिंग दायर की थी जिसे पब्लिक नहीं किया गया था। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कोर्ट से सैमसंग, वीवो, अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ वेंडर्स की 23 शिकायतों पर सुनवाई करने का अनुरोध किया ताकि मामले पर जल्द से जल्द फैसला हो सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। शंभू बॉर्डर खोलने की याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कहा, लोगों को दिखाने मुकदमा करने आ गए, कल दिल्ली कुछ नहीं करेंगे किसान। जी हां दोस्तों, किसानों के प्रदर्शन के चलते बंद शंभू बॉर्डर को खोलने के लिए लगाई गई याचिका सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के मामले पहले ही कोर्ट में चल रहे हैं, फिर बार बार क्यों इस तरह की याचिका दाखिल की जा रही है। कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका दाखिल करने से ऐसी धारणा बन रही कि यहाँ कोई व्यक्ति केवल लोगों को दिखाने के लिए और प्रचार के लिए मुकदमे करने के लिए आ गया है। आप पहले से चल रही याचिकाओं में सहयोग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नांदेड़ में 75 पोलिंग सेंटर पर वीवीपैट और ईवीएम वोटों का वेरिफिकेशन। 30 लोकसभा 45 विधानसभा सीटों वाले बूथ पर जांच हुई, गिनती में कोई अंतर नहीं मिला। जी दोस्तों, महाराष्ट्र चुनाव में हार के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। चुनाव प्रक्रिया में ईवीएम की सत्यता को साबित करने के लिए चुनाव आयोग यानी कि ईसी के निर्देश पर महाराष्ट्र के नांदेड़ में जिला प्रशासन ने 75 वीवीपैट मशीनों का ईवीएम पर पड़े वोटों के साथ वेरिफिकेशन और मिलान किया। हालांकि दोनों के डेटा में कोई अंतर नहीं मिला। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र में नांदेड़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस को जीत और जिले की 6 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को हार मिली थी। इसके बाद ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन की इस जांच में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
फ्लिपकार्ट आने वाले 12 से 15 महीनों में आईपीओ लाएगी। लिस्टिंग से पहले भारत में डोमिसाइल शिफ्ट करेगी। इसके लिए कंपनी को इंटरनल अप्रूवल भी मिला। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन रिटेलर फ्लिपकार्ट अगले 12 से 15 महीनों में अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट की वैल्यू करीब $36 बिलियन यानी कि 3.04 लाख करोड़ रुपए है। फ्लिपकार्ट का आईपीओ देश में किसी भी स्टार्टअप का अब तक का सबसे बड़ा इश्यू हो सकता है। भारत का स्टार्टअप सेक्टर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा है और यही वजह है कि इस इश्यू को अहम माना जा रहा है। फ्लिपकार्ट अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनी वॉलमार्ट की सब्सिडरी है। फ्लिपकार्ट ने सिंगापुर से भारत में अपना डोमिसाइल ट्रांसफर करने के लिए इंटरनल अप्रूवल हासिल कर लिया है। इसे कंपनी के आईपीओ के लिए पहला कदम भी माना जा रहा है। कंपनी अगले कैलेंडर ईयर के आखिर तक या फिर 2026 की पहली तिमाही में आईपीओ ला सकती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद कब हुआ था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का विघटन कब हुआ था, कब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजाद हुआ था, तो जल्दी से उस वर्ष का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।